नेक्स्ट इज जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यहाँ पे रॉ जूट का, जो कि सिंपली यहाँ पे रॉ मटेरियल्स का और साथ ही साथ जो जूट गुड्स जो प्रोड्यूस के बाद बनेंगे उन गुड्स का। लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि इंडिया यहाँ पे वर्ल्ड में नंबर 1 है। इंडिया अगर एक्सपोर्ट के मामले में हम बात करें तो सेकेंड है, यानी जो एक्सपोर्ट करता है वो बांग्लादेश ज्यादा करता है इंडिया से। अब एक टाइम पे बांग्लादेश भी इंडिया का पार्ट था। अगर हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करें, इंडिया जैसे ही पार्टीशन होता है तो ये वाला जो पोर्शन जो आज के टाइम में बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान यानी जो वेस्ट पाकिस्तान आज का है उसके अंडर में जाता है। और लेटर ऑन 1971 में ये जो ईस्ट पाकिस्तान है अपने इंडिपेंडेंस के बाद बांग्लादेश में कन्वर्ट हो जाता है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के थ्रू। अब ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो ये जो हुगली रिवर का जो वेस्ट बंगाल में जो हुगली रिवर एक नैरो बेल्ट है वहां पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा देखा जाता है। अब इस इंडस्ट्री के लिए कौन सी यहाँ पे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे हेल्प करेंगे इस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, तो ये हुगली बेसिन के आसपास वाला एरिया है। देखते हैं, तो सबसे पहले आपको जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज की प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, यानी वो पास में अवेलेबल होने चाहिए। अब एक वाटर ट्रांसपोर्ट उसको बोला जाता है चीप ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए, सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कम हो पाएगा। रेलवेज, रोडवेज एंड दी वाटरवे, जिससे एक बार प्रोडक्शन सामान बनने के बाद आप इजिली एवरी नुक एंड द कॉर्नर ऑफ द कंट्री में सामान को पहुंचा सकते हैं। जूट को प्रोसेस करने में लार्ज क्वांटिटी में वाटर चाहिए होता है, तो वो भी इजीली अवेलेबल होना चाहिए। और लेबर जो है वो काफ़ी अबेंडेंट लेबर चाहिए, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए है। तो चीप लेबर आपको या तो वेस्ट बंगाल में मिलेगी, नहीं तो जो नेबरिंग स्टेट्स हैं बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में, वहाँ से आपको यहाँ पे इजिली मिल जाएगी। एक जो और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इसको एमसीक्यू के लिए बहुत ही मेन फॉर्डर बना देता है, वो है कोलकाता एक अर्बन सपोर्ट। अब अर्बन सपोर्ट होना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप सेटअप कर रहे हो उसके लिए आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो या फिर यहाँ पे कोई मशीन्स को लेके आना हो या फिर फॉर वेरियस एक्सपोर्टिंग के लिए, वेरियस अदर रीजन के लिए, तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो कोलकाता है वो एक अर्बन सेंटर है जो कि प्रोवाइड करवाता है ईजी फाइनेंसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस फैसिलिटीज और आप एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाता है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट जूट मिल जो सेटअप हुई थी वो कोलकाता में 1855 में हुई थी। रिश्ता एक नाम है उस जगह पे हुई थी। अब ये और इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि पार्टीशन के बाद 1947 के बाद जो जूट मिल्स यानी जो यहाँ पे प्रोसेस करेंगी जूट को, वो तो इंडिया में रही, लेकिन जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो बांग्लादेश में चला गया, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जो इवन उससे पहले इंडिया का ही पार्ट था। तो 3/4 जो प्रोड्यूसिंग एरिया था वो यहाँ पे बांग्लादेश में चला गया। और यही रीजन है जो बांग्लादेश है वो एक्सपोर्ट में सबसे रैंक फर्स्ट करता है। नेक्स्ट शुगर इंडस्ट्री की हम बात करते हैं। इंडिया ग्लोबली अगर हम बात करें तो सेकंड रैंक करता है शुगर के प्रोडक्शन में, लेकिन फर्स्ट प्लेस आता है इसका गुड़ और खंडेसरी में। अब ये गुड़ और खंडेसरी क्या है, ये शुगर के डेरिवेटिव हैं जो इसके रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये जो मटेरियल है ये काफी ज्यादा बल्की होता है और साथ ही साथ ये वेट लूजिंग कंटेंट होता है। बच्चे क्या होता है कि जैसे जो शुगर केन होता है उसमें सुक्रोज का कंटेंट जो है जैसे जैसे ज्यादा टाइम होता जाएगा, आपने जब से काटा और जब से आप उसको प्रोसेस कर रहे हो, अगर उसके बीच में काफी लॉन्ग टाइम है, उसमें सुक्रोज का कंटेंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। इसीलिए इसको वेट लूजिंग इंडस्ट्री भी बोला जाता है। तो ये काफी ज्यादा कंड्यूसिव हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे ही आप शुगर केन को काटो वैसे जल्दी से जल्दी प्रोसेस करने के लिए उसको भेज दो, नहीं तो जो सुक्रोज का कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा और आपके पास जो आउटपुट आएगा वो कम निकल के आएगा। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट्स में शुगर इंडस्ट्री इजिली सेटअप हो जाती है, देखने को मिलती है। लेकिन जो एमसीक्यू के लिए हमारा जो मेन कंटेंट है, 60% जो मिल्स हैं वो लोकेटेड हैं उत्तर प्रदेश में और बिहार वाले एरियाज में। तो मेजर कंसंट्रेशन जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार वाले एरियाज में देखने को मिलेगा। अनदर पॉइंट जो आप अपने आंसर राइटिंग में लिखोगे विद रेफरेंस टू द शुगर इंडस्ट्री, कि इसका सीजनल नेचर, बिकॉज हर टाइम तो शुगर केन प्रोड्यूस नहीं होगा और तो सीजन वाइज सीजन ही प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसके लिए काफी ज्यादा यहाँ पे वेल सूटेड रहता है। और यही रीजन है कि कोऑपरेटिव ज्यादा से ज्यादा इस इंडस्ट्री में आते जा रहे हैं। एक जो और इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो शुगर केन प्रोड्यूसिंग वाला जो एरियाज है, अब वो हमें शिफ्ट देखने को मिलता है सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों, हमको जितनी भी मिल्स सेटअप होती है, मिल्स बोलते हैं यहाँ पे शुगर इंडस्ट्रीज को बेसिकली, तो वो सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में मिलती हैं, स्पेशली महाराष्ट्र वाले एरियाज में। अब ऐसा क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, ये डायरेक्टली आपसे 2 मार्कर में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज ये
शुगर केन है इस एरियाज में, यहाँ पे जो सुक्रोज का कंटेंट होता है वो ज़्यादा हायर होता है, और साथ ही साथ जो क्लाइमेट होता है वो वार्मर नहीं, क्या होता है बच्चे, कूलर क्लाइमेट होता है। तो कूलर क्लाइमेट की वजह से होता क्या है कि जो वेट लूज होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल आउटपुट होता है वो ज़्यादा निकल के आता है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे क्रशिंग सीजन मीन्स कि जब काटने से लेके जब तक प्रोड्यूस आप करोगे यानी उसको प्रोसेस करोगे, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू दी कूलर क्लाइमेट की वजह से। ये चीज़ रिवर्स हो जाती है नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली समर के टाइम पे, जहाँ पे क्लाइमेट जो है बहुत ही वार्मर होता है और इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यही रीज़न है कि कोऑपरेटिव जो है वो सदर्न स्टेट्स में काफ़ी सक्सेस मिलती है कंपैरेटिवली टू दी नॉर्दर्न स्टेट्स में। और एक इसका जो आंसर है कि क्यों कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा सूट करता है सीजनल चेंजेस इस इंडस्ट्री में, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखा है। आप 1 मिनट स्क्रीन को पॉज़ करके पढ़ के अपने आंसर को यहाँ पे ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए, वो जो है ये है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अभी तक हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज देख रहे थे, अब हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज देखेंगे। तो सिंपली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल्स था वो एग्रीकल्चर का डेरिवेटिव था। अब जो हम बात करेंगे जो रॉ मटेरियल्स है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी मेटल से रिलेट होगा और मिनरल से रिलेट होगा, और यही रीजन है कि इसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोल देते हैं। नेक्स्ट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो कि एक बैकबोन है। इसको हम हैवी इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं बिकॉज ये अदर इंडस्ट्रीज के लिए फाउंडेशन है। कैसे? अब जो भी हम स्टील यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में या फिर जो खुद मशीन्स को बनाने में, तो वो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और ये हमने क्लासिफिकेशन किया था बल्क एंड वेट के बेसिस पे, तो ये भी चीज़ थोड़ा सा याद रखनी है। तो जितनी भी हैवी मीडियम एंड लाइट इंडस्ट्रीज जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे बेस्ड है, उनकी मशीनरी के लिए तो वो चीज़ सब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंडर में आ जाएगी। एप्लीकेशन क्या है? बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, मेडिकल टूल्स, इक्विपमेंट्स, अदर अदर डिवाइसेस बनाने में जहाँ पे भी इन आयरन एंड स्टील का यूज़ होता है, तो वो सारी चीज़ें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आ जाती हैं। डेवलपमेंट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट इंडेक्स इस चीज़ से हम गॉज कर सकते हैं, मीन्स एक मेजर कर सकते हैं कि कितना वहाँ पे स्टील को हम यूज़ कर रहे हैं। जितना ज़्यादा स्टील यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क होगा, और उससे हम डेवलपमेंट इंडेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस टाइप की जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हेवी इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरीज़ में हम डालते हैं। अब ये क्यों है? ये हेवी इसलिए है क्योंकि इसका जो वेट है और जो बल्कीनेस है, चाहे वो इसका रॉ मटेरियल हो या फिनिश गुड्स हो, वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हेवी रहता है, और जिसकी वजह से इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बच्चे, हेवी इंडस्ट्रीज़ आर आल्सो नोन एज़ दोज़ इंडस्ट्रीज़ व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग द मशीन्स व्हिच फर्दर प्रोड्यूस द गुड्स। ठीक है? तो ये मशीन्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, जिससे मशीन्स बनेंगी, तो ये भी हैवी इंडस्ट्रीज की एक क्लासिफिकेशन है, तो आप इसको भी यहाँ पे अपने आंसर में ऐड ऑन कर सकते हैं। रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट की बात करेंगे बच्चे यहाँ पे, तो सिंपली अगर हम आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, सबसे पहले हम स्टील को मैन्युफैक्चर करने की बात करेंगे, तो यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी? आपको आयरन ओर की रिक्वायरमेंट होगी, कुकिंग कोल की रिक्वायरमेंट होगी, लाइमस्टोन की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका रेशियो क्या होना चाहिए? 4:2:1, यानी 4 आयरन ओर, 4 केजी आयरन ओर, 2 केजी कुकिंग कोल और 1 केजी लाइमस्टोन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आइए जरा समझते हैं इसको, प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। अब ये भी मैंने ये जो यहाँ पे चार्ट आपका दे रखा है फिगर 6.2, इसमें से भी कोई पॉइंट को मिस करके आपसे पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले रॉ मटेरियल को हम प्लांट में लेके आएंगे, फिर ब्लास्ट फर्नेस में हम आयरन ओर को मेल्ट करेंगे, लाइमस्टोन को मिक्स करेंगे, और किसके थ्रू यहाँ पे हीट जनरेट करेंगे? ये हम हीट जनरेट करेंगे कुकिंग कोल के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके बाद प्रोसेस करके हमें पिग आयरन मिल जाएगा, दैट इज मॉल्टन मटेरियल्स पोर्ड इनटू द मोल्ड्स, जिसको हम पिग्स बोलते हैं। उसके बाद फर्दर हम पिग आयरन को हम फर्दर प्योरीफाइड करेंगे, हम वेरियस उसकी जो इम्प्योरिटीज हैं उसको हटाएंगे, और यहाँ पे हम इस स्टेज पे मैग्नीज, निकल और क्रोमियम को यहाँ पे ऐड करते हैं, रिमूविंग द प्योरिटीज जो कि हमने पिग आयरन में हमको मिलेंगी। उसके बाद हम रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग, एंटी फॉर्जिंग, जिस तरीके का हमको मेटल चाहिए होता है स्टील, वो हम उसको यहाँ पे बना लेते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, एंड दिस इज हाउ द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील वर्क्स। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें होती हैं। चलते हैं एडिशनल एलिमेंट्स पे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अपार्ट फ्रॉम द आयरन और कुकिंग कोल एंड द लाइमस्टोन, मैग्नीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये कौन सी स्टेज में यूज होगा? ये पिग आयरन से फर्दर इसको इंप्योरिटीज रिड्यूस करने के लिए आपका यहाँ पे यूज होता है, ताकि जो स्टील की हार्डनेस है उसको इंक्रीज किया जाए। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी लोकेशंस आइडियल हैं, तो मैंने आपको बताया था ये काफ़ी हैवी है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आती है, और ये ट्रांसपोर्टेशन की एफिशिएंसी की जहाँ से ईजिली हम ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे वहाँ पे होता है, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है,
तो मार्केट तक और कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो इसको देखी जाती है। तो जिस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेस होती है वहीं इन इंडस्ट्रीज का सेटअप किया जाता है। अगर हम छोटा नागपुर प्लेट्यूज की बात करेंगे, वहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमको देखने को मिल जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ आयरन है वो लो है, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो जाता है आसपास के एरियाज में ही, लेबर की जो क्वांटिटी है वो भी काफी लार्ज में हमको मिल जाती है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट आती है लेबर की वो चीप आती है। और यहाँ पे जो होम मार्केट है यानी जो कंज्यूमर बेस्ड है वो काफी ज्यादा है, इसीलिए छोटा नागपुर बेल्ट फेमस है किसके लिए? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट जो है वो है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। देख लेते हैं जरा इसको। यहाँ पे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग सेकेंड मोस्ट क्रूशियल पोजीशन है इंडिया की मेटल इंडस्ट्रीज में, जिसको हम मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है इसको यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एक तो ये लाइट वेट है, कोरोजन नहीं लगता इसमें, कोरोजन रेसिस्टेंस है, एक हीट कंडक्टर का एफिशिएंट सोर्स है, मेलिएबल है यानी आप इसको किसी में भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो किसी भी शेप में, इसीलिए इसको मेलिएबल बोलते हैं। और अगर हम इसको यहाँ पे अलॉय के साथ बना देंगे तो काफी ज्यादा इसको हम हार्ड बना सकते हैं। ठीक है, सो स्ट्रेंथनिंग व्हेन अलॉयड विद दी अदर मेटल्स के साथ यहाँ पे करते हैं तो वो काफी ज्यादा एक अलॉय मेटल बन जाता है जो काफी ड्यूरेबल होता है। जैसे कार के जो अलॉयज होते हैं वो ये सारी चीजों को मिला के ही बनाए जाते हैं। एप्लीकेशंस क्या है? लाइट वेट होने की वजह से इसको एयरक्राफ्ट्स में, यूटेंसिल्स में, वायर्स में काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो एल्यूमिनियम जो है काफी पॉपुलैरिटी मिल रही है बच्चे इसको, क्योंकि जो इसके हैवी सब्सटीट्यूट हैं या फिर जो कॉस्टली सब्सटीट्यूट हैं लाइक दी स्टील हो गया, कॉपर हो गया, इनकी जगह पे हम इसको यूज करते हैं, जिसकी जो कॉस्ट है वो काफी कम है और लाइट वेट है होने की वजह से इसकी जो वेराइटीज है यानी जो डायमेंशंस है, जो एप्लीकेशंस है वो मल्टीफोल्ड हो जाती हैं। अब कौन कौन से जोग्राफिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स को सेटअप करने के लिए? सबसे पहले कोई भी एक कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो पूरे नेशन में ही आपको यहाँ पे प्लांट्स मिलेंगे। कुछ लोकेशंस एक दो याद कर लो, सच एज उत्तर प्रदेश हो गई, तमिलनाडु, महाराष्ट्र हो गई, लिख सकते हो। सेकंड, रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजों की रिक्वायरमेंट है? सबसे ज्यादा बॉक्साइट की रिक्वायरमेंट है, बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम बनता है। तो बॉक्साइट जो है एक बल्कि डार्क रेडिश रॉक होता है बच्चे, जो कि प्राइमरी रॉ मटेरियल है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के लिए। तो आपसे पूछा जाएगा मेन डेरिवेटिव क्या है जिससे यहाँ पे एल्यूमिनियम बनता है? मैग्नीज है, लाइमस्टोन है, बॉक्साइट है, तो आंसर करेक्ट क्या होगा? बॉक्साइट। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसको हम एक चार्ट के थ्रू समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लार्ज क्वांटिटी में इसको यूज होती है और रॉ मटेरियल्स की एसेसिबिलिटी भी होनी चाहिए। आपको एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग करने के लिए अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिक सप्लाई की यूज होती है और रॉ मटेरियल्स की कम से कम कॉस्ट पे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि लोकेशन ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चे जरा चार्ट देख लेते हैं, जैसे हम मैन्युफैक्चर करेंगे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें यूज करते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपली कैलकुलेशन की बात करूं जिससे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, अभी बता के भी दिखाऊंगा कैसे बनता है क्वेश्चन। अगर हम 4 to 6 टन ऑफ बॉक्साइड यूज करेंगे, बिकॉज बॉक्साइड एक प्राइमरी मटेरियल है एल्यूमिनियम बनाने के लिए, तो मैंने ऑन एन एवरेज 5 टन ले लिया। यानी अगर मैं 5 टन बॉक्साइड यूज कर रहा हूं तो मैं 2 टन ऑफ एल्यूमिना बनाऊंगा, एल्यूमिनियम नहीं एल्यूमिना। उसके बाद उससे 1 टन बनेगी एल्यूमिनियम। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं 4 टन ऑफ एल्यूमिनियम की मुझे रिक्वायरमेंट है तो मुझे कितना बॉक्साइट की रिक्वायरमेंट होगी? तो सिंपली आंसर क्या आ जाएगा? 5 into 4 20। यानी अगर 4 लोगे तो 16 और 6 लोगे तो 24, इनके बीच में कोई भी आंसर आएगा तो वो करेक्ट है। तो अभी तो ये इजी लग रहा है, लेकिन अगर मैं सिंपली आपसे पूछ लूंगा अगर मुझे 5 टन ऑफ एल्यूमिनियम को यहाँ पे बनाने के लिए मुझे कितना क्वांटिटी में बॉक्साइट की रिक्वायरमेंट है, और मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, अगर आपको ये जो टेबल है वो नहीं पता है तो आप 110% गलत करके आओगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जितना भी एमसीक्यू का फॉर्डर है, मैं अगेन बोलता जा रहा हूं बार बार, 20 एमसीक्यू आ रहे हैं, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। वो तभी होगा जब इस टाइप की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को आप एक स्टार बना दोगे। जब भी इसको रिवाइज करोगे तो इन स्टार को आप फर्स्ट करोगे, उसके बाद आप अपने कॉन्सेप्ट पे या फिर किसी और टॉपिक पे जाएंगे। अब जरा चार्ट को देख लेते हैं। इस चार्ट को भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन में डिजाइन किया जा सकता है। अभी जो रॉ मटेरियल है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? बॉक्साइट चाहिए। बॉक्साइट की क्वेरी चाहिए, हमने ट्रांसपोर्ट किया रेल से या शिप से। अब बनते हैं यहाँ पे बॉक्साइट को हमने क्रश किया और एल्यूमिनिया जो था उसको डिसॉल्व आउट किया हमने। यहाँ पे बचे एल्यूमिनियम रिफाइनरी, यहाँ पे हम बात करते हैं कि उसमें आ जाता है। यानी ये जो प्रोसेस है ये एल्यूमिना बनाएगा, यहाँ पे सेकेंड स्टेज बनाएगा। ठीक है, अब ये जो एल्यूमिना बना है बल्क और शिप टू द साइट ऑफ द स्मेल्टिंग, जहां पे स्मेल्टिंग होगी। कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम अ रिफाइनरी, पेट्रोलियम कोक चाहिए होगा हमें, और हमें पिच चाहिए होगी फ्रॉम द कॉलियरी।
अब ये क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको बिल्कुल भी R&D करने की ज़रूरत नहीं है, एज़ इट इज़ ही आप एक बार पढ़ लोगे, आपको पता चल जाएगा। अब क्रायोलाइट एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एलिमेंट है जिसको हम एड ऑन करेंगे यहाँ पे। अ मोल्टन मेटल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? तो ये क्रायोलाइट की हम बात करेंगे, जो कि अलाउ करेगा यहाँ पे एल्यूमिनिया से एल्यूमिनियम बनाने का प्रोसीजर। लेकिन इसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होगी, 18,600 किलोवाट पर टन ऑफ ओर की रिक्वायरमेंट होगी। यही रीजन था कि अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिक सप्लाई आपको चाहिए है बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाने के लिए। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में इंडिया ने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है, बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। आई होप आपको डिफरेंस पता होगा इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल में क्या होता है। तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और ये लार्ज और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में देखने को मिल जाती है। इनऑर्गेनिक सेक्टर की पहले बात कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, सच एज सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगी, जो कि फर्टिलाइजर्स में हम यूज करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक, अधेसिव, पेंट्स, डाइजेस्टर्स में हम यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड, अल्कलाइन, सोडा ऐश, जो कि हम ग्लास बनाने में यूज करते हैं, सोप बनाने में यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स में, एंड दी कॉस्टिक सोडा। तो ये जितनी भी यहाँ पे सेक्टर है, ये इनऑर्गेनिक केमिकल सेक्टर के अंडर में यहाँ पे आ जाएगा। ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें बच्चे, तो कोई भी एक स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट दी कंट्री में। अब हम ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, सच एज पेट्रोकेमिकल्स, वाइटल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स, रबर हो गया, प्लास्टिक, डाई स्टफ्स हो गया, ड्रग एंटी फार्मास्यूटिकल्स हो गया। ये जो चीजें हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं वो एक नेसेसरली अगर हम बच्चे बात करेंगे तो ये ऑयल रिफाइनरीज या फिर पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के पास होनी चाहिए, जिससे यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री को। सेल्फ कंजम्पशन इंडिया का इसका कैरेक्टरिस्टिक है, दैट मीन्स जो केमिकल इंडस्ट्री है, इंडिया ही खुद उसका लार्जेस्ट कंज्यूमर है, तो हम ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर आप ये देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से क्या चीजें हैं, तो एक एडिशनल इमेज है जिसको आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो हम फोकस करते हैं वो करते हैं नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, दैट इज यूरिया पे, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी, एंड द कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स लाइक एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड द पोटैश कॉम्बिनेशन में यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगर डीएपी की फुल फॉर्म पता है। ये 110% अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपने इसको पढ़ रखा होगा और बहुत ईजी है यहाँ पे। चलिए, अब बात करते हैं बच्चे यहाँ पे, हमारी यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है वो ना पोटैश की डिपेंडेंसी बहुत ही ज्यादा है। जो थर्ड कंपोनेंट है एनपीके में जो है यहाँ पे वो पोटैश है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड दी पोटैश, के से हम इंडिकेट करते हैं इसको। पोटैश जो है बच्चे वो एंटायरली हम इंपोर्ट करते हैं, यानी इंडिया में वो प्रोड्यूस नहीं होता है, हमारे पास कोई भी रिजर्व नहीं है जिसकी वजह से हम पोटैश को रिजर्व करके यहाँ पे माइन करके उसको हम यूज कर पाए। तो हम कंप्लीटली इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं, यानी जितना भी कमर्शियल यूजेस के लिए आता है पोटैश वो हम सिम इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे बच्चे। ठीक है, तो यूजेबल पोटैश और दी पोटेशियल कंपाउंड्स किसी भी फॉर्म में हमें नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमें कंप्लीटली इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अब जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो आपने पढ़ा होगा कि पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन ये जो केमिकल इंडस्ट्री थी काफी ज्यादा एक्सपेंड होती है, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टिंग में आया था। ठीक है, और उसके बाद और जगह जहाँ ट्रांसफॉर्म हुआ था, तो गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, यहाँ पे हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन होता है, बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इन इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ थी वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। एडिशनल प्रोड्यूसर्स की बात करें तो कुछ और स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, गोवा, दिल्ली एक्सेट्रा। आप ये भी एक आध चीजें यहाँ पे लिख सकते हो। चलो रॉ मटेरियल्स देख लेते हैं। रॉ मटेरियल्स सच एज लाइम स्टोन, सिलिका, जिप्सम हो गए, और साथ ही साथ अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज ये बल्कि मटेरियल होता है। इसका रॉ मटेरियल और इसका फिनिश गुड्स दोनों ही हैवियर होते हैं, जिसकी वजह से इफिशियंट ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो कहाँ कहाँ पे प्लांट होंगे जहाँ पे ये जो रॉ मटेरियल्स इजिली अवेलेबल होंगे, सच एज गुजरात जो है एक सुटेबल एक्सेस प्रोवाइड करवाता है मार्केट को भी और गल्फ कंट्रीज के लिए भी यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे जो इसके प्लांट है वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड होते हैं, जहाँ से इजिली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया जा सकता है यहाँ पे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, ये भी काफी ज्यादा एक्सपेंड हुई है लास्ट फ्यू डेकेड्स में। तो ट्रांसपोर्ट की डाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं, तो अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ट्रक्स, बसेस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। लिबरलाइजेशन यानी 1991 के आने के बाद हमें न्यू मॉडल्स और फ्यूल मार्केट चीजें देखने को मिलती हैं, यानी जो डिमांड थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट कार्स, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स की कंपनीज इंडिया में उतर जाती हैं विद द हेल्प ऑफ द लिबरलाइजेशन
ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जो एलपीजी रिफॉर्म आया था। जोग्राफिकल एरियाज़ की बात करेंगे तो दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, ये कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वेल एस्टैब्लिश्ड है। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बात करेंगे तो जो इसके जो प्रोडक्ट हैं वो आप जानते ही हो, चाहे हम जिससे पढ़ रहे हैं, चाहे वो यहाँ पे कोई भी स्मॉल स्मार्टफोन हो गया या फिर कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर से लेकर टेलीकॉम, रेडार, कंप्यूटर्स, हर एक चीज़ यहाँ पे जो है वो आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंडर में आ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉनिक हब किसे कहते हैं? जो बेंगलुरु है, इट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ द इंडिया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और इसके जो सेंटर्स हैं वो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, अलग अलग एरियाज में देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो मेजर इंडस्ट्री जो हब्स हैं बच्चे, इंक्लूड द बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, ये भी चीज़ है। एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये प्रोड्यूस करता है, चाहे वो हार्डवेयर हो या फिर सॉफ्टवेयर सक्सेस हो। और इंडिया का जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे नाम है। इवन जो बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स कंपनीज हैं वो भी सॉफ्टवेयर की कंसल्टेंसी जो है वो इंडिया से ही यहाँ पे लेती